10th क्लास के प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में मौजूद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के MCQs के सलूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 से लेकर 4 तक के बारे में है और यूनिट नंबर 4 के बाद ये रिव्यू एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में मौजूद है। और बच्चों याद रखिएगा कि बोर्ड पेपर में ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या मारूजी सवालात होते हैं वो इन्हीं रिव्यू एक्सरसाइजेज में से ही ज़्यादातर अपीयर होते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला MCQ है, ही डिवाइज्ड द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स, ऐसा वर्ड जिसके नीचे लाइन लगी हुई है यानी वो वर्ड यहाँ पे है इक्विटेबल। इसका मतलब क्या है? इन तीनों ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे पहले कि हम ऑप्शन सेलेक्ट करें, हम देखते हैं कि इन तमाम के मानी क्या हैं। वर्ड जो है इक्विटेबल, जो अंडरलाइंड है, उसका मानी होता है मुनसफाना। जबकि जो ऑप्शंस हैं, सबसे पहला वर्ड है प्रिविलेज्ड, जिसका मतलब होता है मराआत याफ्ता या ऐसा शख्स जिसको बहुत ज़्यादा आसाइशें और सहूलियात मुयसर हों। दूसरा ऑप्शन है रीज़नेबल, और रीज़नेबल का मतलब है माकूल, काबिल फ़हम या मुनसफाना, इंसाफ पर मबनी। और तीसरा ऑप्शन है फेवरेट, जिसका मानी होता है पसंदीदा। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि इक्विटेबल का जो सबसे ज़्यादा करीब तरीन मीनिंग है यहाँ पर वो है रीज़नेबल। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। द वर्ड इक्विटेबल मीन्स रीज़नेबल। ऑप्शन नंबर 2, he decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear or favor. The underlined word means, यहाँ पर भी जो अंडरलाइंड वर्ड है foe, इसका हमने मुतरादफ या सिनोनिम ढूंढना है या हम मानी ढूंढना है इन तीनों में से। जो यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइंड वर्ड है foe, इसका मानी है दुश्मन या हरीफ, मद्दे मुकाबल। और यहाँ पे ऑप्शंस के मानी हैं, पार्टनर का मतलब है हिस्सादार, शराकतदार, कंपेनियन का मतलब दोस्त या साथी, और एनिमी का मतलब मुखालिफ, दुश्मन या हरीफ। तो यहाँ पर जारी बात है ऑप्शन लगेगा आपका सी। द वर्ड फो मीन्स एनिमी, दुश्मन या हरीफ। ऑप्शन नंबर 3, देयर ancestors killed a member of our family. द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स, यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है ancestors। द वर्ड ancestor मीन्स आबाओ अजदाद। और ऑप्शंस के मानी हैं, रिलेटिव्स का है रिश्तेदार, फोर फादर्स आबाओ अजदाद, सक्सेसर्स जानशीन या किसी के बाद किसी की जगह लेने वाले। तो यहाँ पर जो करीब तरीन मीनिंग है ancestors का वो है ऑप्शन नंबर बी, फोर फादर्स। द वर्ड ancestors means forefathers. Option number 4, prior to the first day of New Year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. The underlined word means, यहाँ पर भी वही सवाल है, हमने सिनोनिम या मुतरादफ या हम मानी ढूंढना है वर्ड प्रायर का। वर्ड प्रायर का मतलब है तरतीब के लिहाज से जो पहले आता हो उसको हम बोलते हैं प्रायर। और ऑप्शंस में वर्ड प्रेसीडिंग का मतलब है तरतीब के लिहाज से पहले आने वाला। फॉलोइंग का मतलब है तरतीब के लिहाज से बाद में आने वाला। और सबसीक्वेंट का मतलब है किसी वाक़े के बाद होने वाला। तो यहाँ पर वर्ड प्रायर का नज़दीक तरीन मीनिंग है प्रेसीडिंग। द वर्ड प्रायर मीन्स प्रेसीडिंग, तरतीब के लिहाज से पहले आने वाला। ऑप्शन नंबर 5, another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them. The underlined word means, यहाँ पर हमने कस्टम का सिनोनिम या मुतरादिफ ढूंढना है। कस्टम का मीनिंग है जी रवाज या रस्म। ऑप्शंस है लॉ, कानून को कहते हैं, प्रैक्टिस,
कोई भी मखसूस तरीका या मशगला या अमल। और तीसरा है ऑप्शन रूल, उसूल या कायदा। कस्टम जो होती है यानी रवाज या रस्म, वो कोई बाकायदा कानून या कायदा नहीं होता कि जिस पे ज़रूर अमल करना चाहिए, बस एक प्रैक्टिस है या मखसूस अमल है जो चलता रहता है हमारे मुआशरे में। तो यहाँ पर कस्टम का जो नियरेस्ट मीनिंग होगा वो होगा प्रैक्टिस। द वर्ड custom means practice, so you will opt option number B. Option 6. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. The underlined word means, यहाँ पर भी हमने सिनोनिम ढूंढना है विक्टिम का। विक्टिम का मतलब है जख्मी या हादसा का शिकार शख्स। हेल्पर का मतलब है मददगार। सप्रेसर दबाने वाला, जबर करने वाला या जुल्म करने वाला। सफरर इसका मतलब है सहने वाला, शिकार। तो यहाँ पर विक्टिम का जो नज़दीक तीन मीनिंग होगा वो होगा सफरर, सहने वाला या शिकार या जख्मी। द सिनोनिम ऑफ परसवेयर इज, ये जो वर्ड है परसवेयर, इसका हमने सिनोनिम ढूंढना है। और सिनोनिम का मतलब क्या होता है? मुतरादिफ या हम मानी लफ्ज़। सिनोनिम ढूंढने के लिए पहले हम अंडरलाइंड वर्ड और इन तीनों ऑप्शंस के उर्दू में मीनिंग देखते हैं। परसवियर का मतलब है साबित कदम रहना या अपने अमल पर डटे रहना। परसिस्ट का मतलब है डट जाना, कायम रहना। गिव अप का मतलब छोड़ देना या हार मान लेना, जबकि सरेंडर का मतलब है हवाले कर देना, दस्तबरदार हो जाना। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा कि परसवियर का जो नियरेस्ट मीनिंग है वो है परसिस्ट, किसी बात पर डट जाना या कायम रहना। ऑप्शन नंबर 8, द सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड इज। रिवॉर्ड का हमने मुतरादिफ ढूंढना है। रिवॉर्ड का मतलब है इनाम या हुस्ने कारकर्दगी। और ऑप्शंस हैं फाइन जुर्माना, प्राइज इनाम, और पेनल्टी सज़ा या जुर्माना। तो रिवॉर्ड का जो नज़दीक तरीन मीनिंग होगा वो होगा प्राइज। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करेंगे। द सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड इज प्राइज। ऑप्शन नंबर 9, द एंटोनिम ऑफ माइटी इज। यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है माइटी, इसका हमने एंटोनिम ढूंढ रहे हैं। और एंटोनिम का मतलब होता है मुत्तज़ाद या उल्ट। तो माइटी का एंटोनिम ढूंढने के लिए पहले हम इनके मीनिंग देखते हैं। वर्ड माइटी का मतलब है ताकतवर या ज़बरदस्त। ऑप्शंस में वीक का मतलब है कमज़ोर, ग्रैंड अजीम या बहुत बड़ा, और स्ट्रॉन्ग मजबूत, तवाना या ताकतवर। तो माइटी का उल्ट ढूंढना है हमने, मुत्तज़ाद। तो माइटी का मुत्तज़ाद या एंटोनिम होगा वीक। सो हियर यू विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर ए। द एंटोनिम ऑफ माइटी इज वीक। ऑप्शन नंबर 10, द एंटोनिम ऑफ फेल इज। एंटोनिम कहते हैं मुत्तज़ाद को। फेल का मतलब है नाकाम होना, अनसक्सेसफुल नाकाम, सक्सीड कामयाब होना, फ्लरिश फलना फूलना, सेहतमंद होना, खुशहाल होना। हमने फेल का एंटोनिम ढूंढा है मुत्तज़ाद, तो फेल का एंटोनिम होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सक्सीड। द एंटोनिम ऑफ फेल इज सक्सीड। फेल का मतलब नाकाम होना और सक्सीड का कामयाब होना। ऑप्शन नंबर 11, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हिज रथलेसनेस। रथलेसनेस का मतलब है बेरहमी या जुल्म। अब सवाल यहाँ पे ये है, द अंडरलाइंड वर्ड इज ON नाउन। यहाँ पे हमने बताना है कि ये जो अंडरलाइंड वर्ड है रथलेसनेस, ये कौन सा नाउन है या नाउन की कौन सी टाइप है? कलेक्टिव नाउन है, कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? जवाब देने से पहले हम देखते हैं कि कलेक्टिव, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले देखिए कलेक्टिव नाउन, अ नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। कलेक्टिव नाउन्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो बहुत सारे
लोगों या चीज़ों यानी दूसरे बहुत सारे नाउन्स को एक नाम से इकट्ठा करके पुकारते हैं। जैसे कि आर्मी, आर्मी में बहुत ज़्यादा अशखास होते हैं जो अलग-अलग भी नाउन्स होते हैं, तो उन सब नाउन्स को मिला के एक नाम दिया हुआ है, उनको हमने आर्मी। इसी तरह क्लास, बच्चों की क्लास होती है, बहुत सारे उसमें बच्चे होते हैं, उनको मिला के एक नाम दिया होता है हमने क्लास। इसी तरह टीम, टीम में बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, उनको एक नाम दिया होता है हमने टीम। तो इस तरह के सारे नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। आगे आ गया जी कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट डिस्क्राइब फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड। कंक्रीट नाउन्स ऐसे अल्फाज हैं जो उन नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं या जिनका हम जायका चख सकते हैं। उन तमाम नाउन्स को हम कंक्रीट नाउन्स बोलते हैं। जैसे कि टेबल को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पेंसिल को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चाय को हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। इस तरह स्मेल है यानी फूल की स्मेल, उसको हम सूंघ सकते हैं। तो इन सब को हम कंक्रीट नाउन्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, नाउन्स दैट रिप्रेजेंट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आइडियाज होते हैं, थिंग्स यू कांट परसीव विद द 5 मेन सेंसेस। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, यानी हम उनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते। उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं। ये बेसिकली खूबियाँ होती हैं या क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि लव, काइंडनेस, ब्रेवरी, अफेक्शन, हेट वगैरह। और यहाँ पे याद रखिए कि कंक्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एक दूसरे के मुतज़ाद होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं वो कंक्रीट नहीं हो सकती, और जो कंक्रीट चीज़ें होती हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं कह सकते। तो ये एक दूसरे की ज़िद हैं या उल्ट हैं। अब जबकि आप इन तीनों नाउन्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये जो वर्ड है रुथलेसनेस, बेरहमी या जुल्म, ये एक क्वालिटी है या खूबी है या खामी है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की क्लास में हम इसको लेंगे। द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो यू विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 12, आवर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस हैप्पी। द अंडरलाइंड वर्ड इज AON नाउन। इस ऑप्शन में भी पिछले ऑप्शन की तरह हमने अंडरलाइंड वर्ड ऑडियंस का देखना है कि ये नाउन्स की किस टाइप से ताल्लुक़ रखता है। इसके लिए भी हम इन तीनों नाउन्स की टाइप्स की डेफिनेशन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नाउन्स को या चीज़ों को एक नाम दिया होता है, जैसे कि आर्मी, क्लास, टीम वगैरह। कंक्रीट नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपने 5 सेंसेस जो हैं हमारे, उनसे परसीव कर सकते हैं, यानी जिन चीज़ों को हम देख सकें, छू सकें, सुन सकें, सूंघ सकें या जायका चख सकें, उन चीज़ों को हम कंक्रीट नाउन्स बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कंक्रीट नाउन्स की ज़िद होता है या उल्ट होता है, यानी जिन चीज़ों को हम ना तो देख सकें, ना छू सकें, ना सुन सकें, ना स्मेल कर सकें, ना ही उनका जायका चख सकें, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या तो क्वालिटीज़ होती हैं या फिर खूबियाँ या खामियाँ होती हैं, यानी ये आइडियाज़ होते हैं प्योरली, जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में शुमार करते हैं। आपको आइडिया हो चुका होगा कि ऑडियंस, सामीन या सुनने वाले, इसमें हम बहुत ज़्यादा सुनने वालों को हमने उन अशखास को या उन नाउन्स को, उन सब अशखास को एक नाम दिया होता है ऑडियंस। तो ये कलेक्टिव नाउन के साफ में शामिल होगा ये वर्ड, और हम ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करेंगे। द अंडरलाइंड वर्ड ऑडियंस इज अ कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन नंबर 13, वी हैव टू टेक द बस टुमारो मॉर्निंग। हमने ब्लैंक फिल कर रही हैं और हमारे पास ऑप्शंस हैं अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। अर्ली यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा और अर्लियर और अर्लीस्ट इसी एडवर्ब की सेकंड और थर्ड डिग्री है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एडवर्ब अर्ली की कौन सी डिग्री सूटेबल होगी। यहाँ पे जो वर्ड है अर्ली, ये एडवर्ब का काम करेगा। तो अर्ली का मानी होता है जल्दी, और ये यहाँ पे एडवर्ब की फर्स्ट डिग्री है। अर्लियर
अर्ली की सेकंड डिग्री है, या जिसको कंपैरेटिव डिग्री भी बोलते हैं, और इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो चीज़ों के कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है, और इसका मतलब है ज़्यादा जल्दी। थर्ड जो डिग्री है अर्ली की, वो है अर्लीस्ट, और इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा जल्दी। इसको हम थर्ड डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश में हमेशा दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम कंपैरिजन करेंगे, मुवाजना करेंगे, तो वहाँ पर यूज़ होती है। अब यहाँ पे देखिए, टुमारो मॉर्निंग बस की बात हो रही है कि कल सुबह आने की। यहाँ पर ना तो दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, ना ही तीन चीज़ों का। तो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट डिग्री लगेगी एडवर्ब की, अर्ली। वी हैव टू टेक द बस अर्ली टुमारो मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर 14, वी आवर बॉटल सो वी कुड यूज इट अगेन। यहाँ पे हमने ब्लैंक फिल करनी है, और यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये सेकंड या थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे देखिए कि ये एक लंबा सेंटेंस है जिसके दो पार्ट्स हैं। एक कॉमा यूज़ करके इन दोनों पार्ट्स को अलहदा किया गया है। इस पार्ट में वर्ड आया हुआ है कुड। कुड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, और लंबे सेंटेंस में किसी भी पार्ट में अगर एक जगह पे पास्ट का टेंस आया हो, तो दूसरी तरफ भी हमें पास्ट टेंस ही यूज़ करना होता है। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म लगाने के लिए हमें ज़रूरी है कि साथ हेल्पिंग वर्ब भी दिया गया हो। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना तो सेंटेंस में दिया हुआ है, ना ही ऑप्शन के साथ फोर्थ फॉर्म से पहले कोई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं लग सकता। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वैसे तो रूटीन्स के लिए इज़हार होता है, लेकिन यहाँ पे हमें रूटीन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस आया हुआ है, जबकि फर्स्ट जो फॉर्म है वर्ब की, वो प्रेजेंट टेंस को जो है ना रिप्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट फॉर्म का तो यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि दूसरे पार्ट में इस लंबे सेंटेंस के पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी है क्लीन्ड। अब ये या तो सेकंड फॉर्म हो सकती है या थर्ड हो सकती है। अगर तो ये थर्ड हो, तो इससे पहले हैज़, हैव या हैड का हेल्पिंग वर्ब आना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, ना तो सेंटेंस में हैड आया हुआ है, ना ही ऑप्शन के साथ है, तो इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो ये होगी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म यूज़ होती है जब भी हमने पास्ट में वन टाइम एक्शन की बात करनी हो, और यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि वी क्लीन्ड आवर बॉटल, हमने अपनी बोतल को साफ किया, वन टाइम एक्शन है, सो वी कुड यूज़ इट अगेन, ताकि हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। अब वन टाइम एक्शन के हिसाब से भी सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगी, वी क्लीन्ड आवर बॉटल। और दूसरी बात, अगर हम वैसे भी देखें कि इस लंबे सेंटेंस के एक पार्ट में कुड माजी का टेंस आया हुआ है, तो इसलिए इधर हमें माजी ही चाहिए, जो कि इन तीनों ऑप्शन में से सिर्फ सी वाला ऑप्शन क्लीन आएगा। तो यहाँ पे हम 14th वाले ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वी क्लीन्ड आवर बॉटल सो वी कुड यूज इट अगेन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अली वॉज इम्प्रेस्ड सरमड्स ग्रेड्स। यहाँ पर हमने प्रपोजिशन विद, बाय या फ्रॉम में से एक प्रपोजिशन सेलेक्ट करनी है। तो देखिए, असल में ये जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है, ये सरमद्स ग्रेड्स इम्प्रेस्ड अली, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस दिया हुआ है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा प्रपोजिशन बाय का हम यूज़ करते हैं। सरमद्स ग्रेड्स इम्प्रेस्ड अली, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा अली वॉज इम्प्रेस्ड बाय सरमद्स ग्रेड्स। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 15 के लिए बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अली वॉज इम्प्रेस्ड बाय सरमद्स ग्रेड्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट समर वी मैनी प्लेसेस, विजिटेड, हैड विजिटेड, हैव विजिटेड। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक लास्ट समर का जब हमें एडवर्ब आएगा, तो वहाँ पे हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पास्ट में वन टाइम एक्शन की बात हो रही होती है। लास्ट समर, येस्टरडे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस समर, इस तरह के जितने भी एडवर्ब्स अगर फिक्रे में आ जाएं, तो वो एक निशानी होती है कि यहाँ पे हम
वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो वेस्टेड सेकंड फॉर्म है वर्ब की और यही यहाँ पे सिलेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट समर का जो एडवर्ब है यह एक इंडिकेशन है या अलामत है कि हम यहाँ पे पास्ट में वन टाइम एक्शन की वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस, पिछली गर्मियों में हमने बहुत सारी जगहों का विजिट किया। ऑप्शन नंबर 17, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल स्टूडेंट्स फॉर प्राइजेस। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगना है उसके लिए देखते हैं। देखें पहले ऑप्शन में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है compete और उसके बाद एस लगा हुआ है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद एस कब लगता है? जब सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। इन चारों में से कोई एक अगर हमारा सब्जेक्ट हो सेंटेंस में तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इन चारों में से कोई नहीं है। ऑल स्टूडेंट्स ये एक प्लूरल नाउन है, हमें अगर सिंगुलर नाउन होता तो फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यानी कंपीट्स का ऑप्शन हो सकता था। अब देखते हैं बी से पहले हम सी वाला ऑप्शन देखते हैं। सी वाला ऑप्शन है कंपीटिंग, यानी ये फोर्थ फॉर्म है वर्ब की, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जहाँ पे भी अगर आए इंग्लिश में तो फोर्थ फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी होता है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब ना तो दिए गए सेंटेंस में है और ना ही दिए गए ऑप्शन से पहले हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, लिहाजा यहाँ पर इस खाली जगह में कंपीटिंग नहीं लग सकता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कंपीट। कंपीट यहाँ पे क्यों लगेगा? क्योंकि ये बात हो रही है रूटीन की। तमाम स्टूडेंट्स इनामात के लिए मुकाबला करते हैं, जारी बात है वो करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करते हैं, परसों भी करते हैं, क्योंकि ये एक रूटीन मैटर है, ये एक आदत है तमाम बच्चों की कि वो इनाम हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स compete फॉर प्राइजेस, तमाम तालब इल्म इनामात के लिए मुकाबला करते हैं, जो कि एक रूटीन मैटर है। जारी बात है बच्चे पढ़ते हैं तो वो इनामात हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिडंट यू सी द साइन, क्या आपने साइन नहीं देखा? यू ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स एन आवर। अब ऑप्शन देखिए जी। सबसे पहले मस्ट नॉट। मस्ट वहां पर आता है जहां पर कानूनी तौर पर कोई चीज करना जरूरी हो या अहम हो। आगे ऑप्शन है शुड नॉट। शुड का वर्ड वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे कोई किसी काम का करना इखलाकी तौर पर दुरुस्त हो या अक्लमंदी का तकाजा हो कोई काम करना। और तीसरा ऑप्शन है मे का वर्ड वहां पर यूज होता है जहां पर किसी काम का होना मुमकिन तो होता है लेकिन यकीनी नहीं होता। अब यहाँ पे वो जो पहला सेंटेंस है ना, क्या तुमने साइन नहीं देखा, मतलब साइन पे कोई डायरेक्शन दी होगी कि आपने इतने मील फी घंटा की स्पीड से ज़्यादा ड्राइव नहीं करनी, क्योंकि किसी साइन का ट्रैफिक के हवाले से रोड पर होना कोई कानूनी बात होती है और कानूनी लिहाज से हमें मस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे लगेगा मस्ट नॉट वाला ऑप्शन। डिडंट यू सी द साइन, क्या आपने साइन बोर्ड नहीं पढ़ा? यू मस्ट नॉट ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स एन आवर, कानूनी तौर पर 30 मील फी घंटा से ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो मस्ट नॉट हम यहाँ पे क्यों लगाएंगे? क्योंकि रोड के ऊपर जो साइंस लगे होते हैं वो किसी कानून को ज़हन में रख के लगे होते हैं और कानूनी हवाले से किसी काम का ज़रूर करना या ज़रूर ना करने के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर ए। डिडंट यू सी द साइन, you must not drive at more than 30 miles an hour. Choose the correct option. You blank find Lubna in the garden, but I doubt it. I doubt it का मतलब होता है कि मुझे शक है कि ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड है कैन, ये हम तब यूज़ करते हैं इंग्लिश में जब हम किसी काम के करने की काबिलियत के होने को ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि आई कैन ड्राइव, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। यू कैन प्ले हॉकी, आप हॉकी खेल सकते हैं, यानी आप में काबिलियत है। मस्ट का जो लफ्ज़ है हमने पिछले ऑप्शन में पढ़ा है, ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कानूनी तौर पर किसी चीज़ का करना ज़रूरी या अहम हो। अब यहाँ पे देखें फिक्र में कानूनी किसी चीज़ की बात नहीं हो रही।
तीसरा ऑप्शन है माइट। माइट का वर्ड वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे किसी काम के होने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन वो काम होगा ऐसा हरगज यकीनी नहीं होता। अब यहाँ पे आई डाउट इट बता रहा है कि बोलने वाले को खुद नहीं पता, उसे खुद नहीं यकीन कि वो गार्डन में लुबना हो सकती है, तो यहाँ पर माइट का वर्ड ही यूज होगा। यू माइट फाइंड लुबना इन द गार्डन। हो सकता है कि गार्डन में लुबना मौजूद हो, बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे नहीं पता। यानी बोलने वाले को क्योंकि खुद नहीं पता कि ये काम होने के चांसेस हैं कि नहीं है, इसलिए यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा माइट। यू माइट फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट। दूसरी बात, यहाँ पे ना तो किसी काबिलियत की बात हो रही है जिसके लिए कैन यूज करें, और ना ही किसी कानूनी चीज की बात हो रही है कि हम मस्ट यूज करें, इसलिए यहाँ पे माइट का वर्ड ही होगा। ऑप्शन नंबर 20, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं और वर्ड है इंटरसीड। इंटरसीड के हमने करेक्ट स्पेलिंग देखने हैं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश वर्ड्स के जो स्पेलिंग हैं वो हमें ज़बानी याद करने होते हैं, आपको भी करने होंगे। और अगर यहाँ पर इंटरसीड का करेक्ट वाले स्पेलिंग देखें तो वो ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, INTERCEDE, इंटरसीड। तो ऑप्शन नंबर 20 में हम बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इंटरसीड। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.